नहीं है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, distinguish between the meaning of the term adsorption and absorption and give one example of each. तो आपको जब फर्स्ट या सेकंड क्लास में आई थिंक एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन के डिफरेंस की एक स्लाइड दिखलाई गई थी, एक प्रेजेंटेशन दिया गया था, ये एक पेज था आपकी पीडीएफ कौन सा खोलेंगे, एडजॉर्प्शन वाला सबसे पहला पीडीएफ। इन दिस चैप्टर आई हैड सेंड यू 3 पीडीएफ, एडजॉर्प्शन, कैटलिस्ट कैटालिसिस एंड नाउ कोलॉइड्स। सो एडजॉर्प्शन में आप देखेंगे थर्ड या फोर्थ पेज पे आपको बताया गया था कि एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस विथ एग्जांपल। एडजॉर्प्शन यू विल राइट कि द प्रोसेस ऑफ accumulation ऑफ पार्टिकल ऑफ वन स्पीसीज एट द सरफेस ऑफ अनदर स्पीसीज, एंड एब्जॉर्प्शन बताया गया था द प्रोसेस ऑफ accumulation ऑफ वन स्पीसीज इन द बल्क ऑफ अनदर स्पीसीज। एंड देन एग्जाम्पल शायद आपको याद हो, वेपर वाटर वेपर की बात की गई थी और दो सब्सटेंस लिया गया था, CaCO3 एंड सेकेंड था सिलिका SiO2। सो CaCO3 SiO2 दो लिया गया था। CaCO3 इज डूइंग एब्जॉर्प्शन, CaCO3 उसमें लिखा गया था एब्जॉर्प्शन करता है, एंड SiO2 एडजॉर्प्शन करता है, जो आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बात की गई थी। तो हियर यू नीड, यस, एनी क्वेश्चन? Thank you. So you need to write from that page, distinguish between term adsorption, absorption, and you will solve these all in your solution copy. Next, difference between physisorption, chemisorption. So I have given you 7-8 differences. So you will write all the 7-8 differences. In exam, एक question will ask 2-3, तो आप 2-3 लिखेंगे, यहाँ पे आप पूरा लिखेंगे. Next, give reason why finally divided substance is more effective as an adsorbent. ये रीजन बताइए कि फाइनली डिवाइडेड जो सब्सटेंस होते हैं वो मोर इफेक्टिव होते हैं, क्यों? तो रीजन आपको बताना है। जैसे ये एक 1 ग्राम का पार्टिकल है और इसी 1 ग्राम के पार्टिकल को पाउडर में मतलब चेंज कर दिया गया, तो सेम सब्सटेंस है, दोनों एडजॉर्बेंट है, बट in this the surface area is only this, and in this each particle have surface area। और आपको बताया गया है कि एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस विथ सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है। सो व्हाट विल बी योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन इज आस्किंग टू गिव रीजन व्हाई फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस is या powdered form of substance, finely divided का या powdered form का है, कि is more effective as an adsorbent, then your answer will be there, because finely divided substance or powdered substance have more surface area। powder substance के पास surface area क्या होता है, ज्यादा होता है। सेम अमाउंट है, 1 ग्राम ये भी है, 1 ग्राम ये टोटल भी है, लेकिन ये पाउडर फॉर्म में, तो इसमें सारे के पास सरफेस है एब्जॉर्ब करने के लिए, और इसमें जो बीच के पार्टिकल है उनके पास सरफेस नहीं, ओनली द साइड पार्टिकल्स हैव सरफेस, तो सरफेस एरिया इसमें कम है और इसमें ज्यादा है। नेक्स्ट 5.4, व्हाट आर द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन सॉलिड? कौन से फैक्टर हैं विच इन्फ्लुएंस और इफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड? तो वो है, फैक्टर क्या है, दैट इज प्रेशर, आपको लिख देना है, फॉलोइंग 2 फैक्टर, pressure and temperature. Following 2 factors are there, pressure and temperature. Now next, what is an adsorption isotherm? Describe Freundlich adsorption isotherm। तो इसका ही पूरा आपके पास पीडीएफ है। adsorption isotherm क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो आपको बताना है। देन Freundlich adsorption isotherm में I have given you 2, one is adsorption of gas on solid and from solution phase, adsorption of gas on solid and from solution phase। वो पूरा आपको Freundlich का दोनों लिखना है, दोनों डायग्राम बनाना है with equation। Next, what do you understand by activation of adsorbent? ठीक है, how is it achieved? आप मतलब
एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट क्या होता है। सो आपको कैटलिस्ट और कैटालिसिस की पीडीएफ भेजी गई थी। उस कैटालिसिस वाले पीडीएफ में इफ यू विल सी आई थिंक 4th और 5th पेज पे होगा एक्टिविटी सेलेक्टिविटी। तो आपको उसमें से जो एक्टिविटी वाला पोर्शन है, इफ यू वांट टू सी आई कैन शो यू हियर। आई थिंक इट इज इन माय, वेट अ मिनट, आपको इसका आंसर कहाँ से लिखना है, बिकॉज आई हैड नॉट डिस्कस दिस, या इसको अभी आप रहने दीजिएगा, प्लीज कट दिस क्वेश्चन। आई विल डिस्कस दिस लेटर व्हेन आई विल टॉट यू दिस टॉपिक। जो आपका कैटालिसिस का टॉपिक बचा हुआ उसी से रिलेटेड ये है। तो क्वेश्चन नंबर 5.6 5.7 ये दोनों अभी आप कट कर दीजिएगा। रिमेंबर, प्लीज नोट डाउन, 5.6 5.7 अभी डिस्कस नहीं होगा, और ये आपके सिलेबस के बाहर भी है, लेकिन अभी डिस्कस होगा जब हम पढ़ेंगे, देन आई विल डिस्कस दिस। नेक्स्ट, व्हाट इज व्हाई इज एडजॉर्प्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ये तो फर्स्ट क्लास में ही डिस्कस हो गया था। व्हाई एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, आपको एक्सप्लेनेशन देना है कि इन एडजॉर्प्शन डेल्टा एस बिकम्स नेगेटिव, delta S means entropy becomes negative and formula becomes delta G is equal to delta H plus T delta S, but the adsorption is continuous process, so delta G must be negative, for this delta H is also negative, so it is exothermic। वो पूरा पैराग्राफ आपको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट, how are colloidal solution classified on the basis of physical state of dp and dm। तो फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम तो आपको यहीं पे मिल जाएगा इन सेम स्लाइड। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम आपको ये पूरा लिख देना है, एंड नॉट दिस वन, नॉट द लास्ट वन, ओनली द टेबल वन, कि 8 टाइप का होता है, क्या क्या है, कैसे कैसे है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज देयर, that is discuss the effect of pressure and temperature on adsorption of gas on solid। So this 5.8 is just similar to 5.4। वहां पे पूछ रहा था कि व्हाट आर द टू फैक्टर, तो आपने केवल नाम बताया। इफ क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट आर द फैक्टर, देन ओनली नेम। नाउ क्वेश्चन इज हियर कि व्हाट इज द इफेक्ट, अब इफेक्ट बताना है। तो आपको यहाँ पे 5.10 में क्या लिखना है, द adsorption of gas on solid is directly proportional to pressure। Adsorption of gas on solid is directly proportional to pressure। फर्स्ट नंबर ये प्रेशर का इफेक्ट हो गया, इफेक्ट ऑफ प्रेशर हेडिंग लेंगे, देन यू विल राइट adsorption of gas on solid is directly proportional to pressure। and second, effect of temperature heading will be there। adsorption of gas on solid is inversely proportional to temperature। जैसा आपको पता है कि एडजॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीज होता है, बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक। सो फर्स्ट हेडिंग विल बी इफेक्ट ऑफ प्रेशर, आपको ये लिख देना है, प्लीज नोट इट डाउन। सेकेंड हेडिंग विल बी देयर effect of temperature, you need to write it, temperature is inversely proportional and pressure is directly proportional। next, what are lyophilic and lyophobic salt। तो इसका पूरा आपको 7-8 आपको पूरा ये स्लाइड लिख देना है, मतलब पूरी पेज पीडीएफ की लिख देना है। डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सीएस, एग्जाम्पल एंड एवरीथिंग इज हियर। आपको बस ये स्लाइड पूरा लिख देना है, ये पेज 6 differences and one is example। so this is asking that कि लायोफिलिक लायोफोबिक क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ समझाइए। ठीक है। एंड इट कंटेन 3 पार्ट। लायोफिलिक लायोफोबिक क्या होता है, एग्जाम्पल ये तो हो गया। नाउ क्वेश्चन इज हियर कि वाई आर हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मीन्स वही लायोफोबिक की बात हो रही है, हाइड्रोफोबिक लायोफोबिक दोनों सेम है। ठीक है। सॉल्ट्स आर इजिली कोगुलेटेड, ऐसा क्या है कि हाइड्रोफोबिक सॉल्ट जो होते हैं वो इजिली कोगुलेट हो जाते हैं। तो इसका थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है इंटरेक्शन फोर्स से।
लायोफोबिक की बात हो रही है तो इंटरेक्शन फोर्स क्या होता है, कम होता है, तो आपको लिखना है बिकॉज इन हाइड्रोफोबिक सॉल और लायोफोबिक सॉल, हाइड्रोफोबिक और लायोफोबिक दोनों आप याद रखिएगा, इन हाइड्रोफोबिक और लायोफोबिक सॉल इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन डीपी एंड डीएम इज लेस, दैट्स व्हाई डीपी एंड डीएम आर सेपरेटेड आउट, इसलिए डीपी और डीएम एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, सो कोगुलेट हो जाते हैं. सो प्लीज remember this question number 5.11 contain three part. First part is what are lyophilic lyophobic, give one example of each. तो ये तो पूरा वो पेज हो गया. उस पूरे पेज के बाद फिर नीचे आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि hydrophobic salts are easily coagulated because in hydrophobic salts the interaction between DP and DM is less. Now question number 5.12, what is a difference between multimolecular and macromolecular colloid? Give one example of each, and how are associated colloid different from these two types? मतलब मल्टी मॉलिकुलर का एग्जांपल बताइए, डेफिनेशन बताइए, मैक्रो मॉलिकुलर का एग्जांपल डेफिनेशन बताइए, और एसोसिएटेड का भी एग्जांपल और डेफिनेशन बताइए. So this means it is asking the classification of colloids on the basis of nature, on the basis of nature of particle. So multimolecular में आपको ये वाला पूरा इंफॉर्मेशन, मैक्रो में मैक्रो वाला, एंड एसोसिएटेड, ये तीनों का डिफिनीशन जो आपको बताया गया था, डिफिनीशन विथ एग्जांपल क्वेश्चन के आंसर में लिख देना है. मल्टी मॉलिक्यूलर क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूलर क्या है, और एसोसिएटेड क्या है, तीनों आप लिखेंगे तो वही आपका हो भी गया कि ये तीनों में डिफरेंस भी है. नाउ हेडिंग दे देके डिफिनीशन विथ एग्जांपल. नाउ नेक्स्ट, वाटर एंजाइम, तो ये आपको न बताया गया है ना आपके सिलेबस में है, तो इस क्वेश्चन को भी कट करिए, ये भी हम लोग बाद में देखेंगे. क्वेश्चन जो जो कट कर रहे हैं उसको टिक किए रहिएगा, आपसे डिस्कशन ये सारे क्वेश्चंस का होगा, ऐसा नहीं है कोई क्वेश्चन छोड़ा जाएगा. नाउ हाउ आर कोलॉइड्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, फिर से आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड. सो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड आपको अगर याद हो तो तीन बेसिस आपको बताया गया था. फर्स्ट वन, on the basis of physical state, on the basis of interaction, TPDM, on the basis of nature, size और type of DP, तीन बेसिस था. These three basis is asking there. आपको यही चार्ट उसमें बना देना है, बिकॉज क्वेश्चन इज नॉट सेइंग कि सबको एक्सप्लेन करिए, क्वेश्चन इज ओनली आस्किंग कि how are colloids classified on the basis of, first physical state of component, physical state of component मतलब DPDM के बेसिस पे वो 8 टाइप्स आपको लिख देना है, नाम केवल, नॉट डिफिनीशन, नो एग्जांपल, ओनली नेम. सेकंड देखिए, जो वहां पे स्लाइड में सेकंड दिया हुआ है वो यहाँ पे थर्ड हो गया है. स्लाइड में second one is on the basis of interaction, third one is on the basis of size or nature of DP, और क्वेश्चन में इसको रिवर्स कर दिया है. क्वेश्चन में सेकंड इज नेचर ऑफ डीपी एंड थर्ड इज इंटरेक्शन बिटवीन डीपीडीएम. तो फर्स्ट में फर्स्ट वाला ऑटो टाइप लिख देना है, सेकंड और थर्ड को प्लेस डिस्प्लेस कर देना है. तो प्लेस डिस्प्लेस मत करिएगा, आप वन बाय वन लिखिएगा. आपको क्या करना है, आंसर इसका डालिएगा, आंसर 5.14, हेडिंग फर्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट, और फिर वो 8 लिख दीजिएगा. That is solid in solid, या DP solid, DM is liquid, DP is solid, DM is liquid, DP is liquid, DM is solid, जो भी आपका 8 है वो लिख दीजिएगा. फिर सेकेंड हेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ DP, तो इसमें मल्टी मॉलिक्यूलर, माइक्रो मॉलिक्यूलर, एसोसिएटेड, तीनों नाम. देन लास्ट on the basis of interaction, then two names you will write there, lyophilic and lyophobic. So 5.14 is over. So now if anyone have any question, first of all, yes, are you there? Yes, yes, can you unmute yourself? Yes. Sweta, are you there? Sweta, can you unmute yourself? Sweta? Piyush, are you there? Piyush? Yes, sir.
My voice and screen are clear or any problem is there? Yes, sir, clear. No problem. When I'm changing my screen, that time you are getting everyone getting a screen immediately or it taking time? It is showing ki searching something Immediately. immediately. There is no problem na ki just like I am changing this then No, sir, because no problem. change करने के बाद I am speaking just immediately. So maybe in your phone anyone is having this type of problem कि जैसे मैं change कर रहा हूँ तो आपको फिर problem हो रही है कि सर्किल नहीं ले सर, आ रहा रहा है है No, सर। sir. ऐसा ठीक है ना नहीं मतलब सर, आ रहा है सब। वॉइस एंड स्क्रीन एक साथ चल रहा है ना ऐसा नहीं है कि वॉइस आगे हो जा रहा है यस स्क्रीन सर। पीछे। ये सर एक साथ चल रहा है. Okay, thank you. Because two have not given the answer, that's why I'm asking. So now, if anyone have any question out of these 14, please ask me. Otherwise, I'm going on the next 14 question. 30 seconds you have. Don't write there. Please unmute and ask. And you need to complete this solution as soon as possible. Maybe today or tomorrow, I will give you the link on Google Classroom to attach your solution PDF here. 3 question I had not discussed in this that I will discuss. This is my responsibility. That is 5.6, 5.7 and 5.13. नेक्स्ट वाले में भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके रिमूव्ड पार्ट से हैं तो वो डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन वो डिस्कस बाद में करेंगे. So I think there is no any confusion. So now the next question is 5.15. This question is very important. 5.15. These 3 questions are very important. Now see the question. Question is asking कि explain what is observed. मतलब आपको कह रहा है कि बताइए आपको क्या दिखेगा. बस आपको यही बतलाना है कि what you will observe when these processes will be happen. So first process is when a beam of light is passed through a colloidal solution. जब कोलाइडल सॉल्यूशन से बीम ऑफ लाइट पास करेंगे तो क्या होगा आपको क्या दिखेगा. तो व्हाट यू विल सी ये कौन सा टॉपिक है टिंडल इफेक्ट. तो आपको आंसर कैसे लिखना है. यू विल राइट द आंसर 5.15 आंसर 1. You will write when a beam of light is passed through a colloidal solution, then it show Tyndall effect in which when we will see it from its right angle, जब हम इसके right angle से देखेंगे, then the path of light becomes visible. Path of light क्या हो जाएगा visible हो जाएगा. इतना आपको लिखना है. Not only Tyndall effect, you need to explain. So when a beam, your answer फिर से आंसर सुन लीजिए. When a beam of light is passed through a colloidal solution, then it show Tyndall effect in which when we will see from its right angle, the path of light beam becomes visible. Light beam का path क्या हो जाता है visible हो जाता है. Now next is here second, that is an electrolyte जिसका नाम है NaCl is added to hydrated ferric oxide salt. ये टॉपिक तो आपने कुछ दिन आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे ही पढ़ा है कि when any electrolyte is added in salt. है कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहा है. वहां भी कह रहा है कि एन इलेक्ट्रोलाइट नाम बता दिया NaCl. सो जब कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो वो क्या करता है कोगुलेशन. So same you need to write here. यही चीज आपको यहाँ पे लिखना है कि when this one you will start to write the answer second. And electrolyte NaCl is added to hydrated ferric oxide salt, then the salt becomes coagulated. तो salt क्या हो जाएगा coagulate. आपको इसके आगे ऐड करना है then the salt or colloidal solution becomes coagulated. कोलाइडल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कोगुलेटेड हो जाएगा. या तो आप लिख देंगे देन कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन टेक्स प्लेस. कोलाइडल सॉल्यूशन का कोगुलेशन हो जाएगा. नंबर थर्ड वन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन. तब आपको क्या दिखेगा. देन सी इलेक्ट्रिक करंट कहाँ पास कर रहे थे हियर आई थिंक 2 days बैक. इसी में ना इलेक्ट्रिक करंट पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट का यूज यहाँ हुआ है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन. तो जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हो तो क्या होता है यू विल सी द मूवमेंट ऑफ टू
डीपी एंड डीएम, आपको डीपी और डीएम दोनों का मूवमेंट शो होता है। डीपी के मूवमेंट को इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएम के मूवमेंट को इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। तो आपको क्या लिखना है आंसर, मीन्स ये क्लियर होगा कि दिस पार्ट इज रिलेटेड विद दिस टॉपिक। सो आपका आंसर नंबर थर्ड, इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कोलाइडर सॉल्यूशन, then electrophoresis and electroosmosis both are takes place। तब क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस भी होता है और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस भी होता है, इन विच डीपी एंड डीएम आर मूविंग टूवर्ड्स देयर अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड, जिसमें डीपी और डीएम अपने अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। इतना लिखना है। So this question is very important, so I am repeating it again। First explain what is observed, तो आपको करना बताना क्या दिखेगा क्या होगा। तो first one answer I am saying what you will write, answer will be there when a beam of light is passed through a collider solution। पूरा लेते हुए आंसर लिखना है, when a beam of light is passed through a collider solution then it show Tyndall effect, in which when we will see from its right angle the path of light becomes visible। number second answer second, an electrolyte NaCl is added to hydrated ferric oxide salt, then hydrated ferric oxide salt, then कोगुलेशन ऑफ कोलाइडर सॉल्यूशन टेक्स प्लेस। कोलाइडर सॉल्यूशन क्या हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड, इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कोलाइडर सॉल्व, देन electrophoresis and electroosmosis both are takes place, in which dp and dm are moving towards their अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड। डीपी और डीएम अपने अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाते हैं। नाउ 5.16 कल ही डिस्कस हुआ है। इमल्सन क्या होता है, इमल्सन का डिफिनीशन मींस आपको लिखना है व्हेन डीपी एंड डीएम बोथ आर लिक्विड एंड दैट इज कॉल्ड इमल्सन। व्हाट आर देयर डिफरेंट टाइप, इमल्सन कितने टाइप का होता है। नाउ दिस इज नॉट इन योर सिलेबस बट आप ये पढ़ चुके हैं तो इसको आप लिखेंगे और उस पर क्रॉस लगा देंगे छोटा सा, कि आपको पता रहे कि ये सिलेबस में नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। सो इमल्सन क्या होता है, इमल्सन कितने टाइप का होता है, दोनों का एक एक एग्जांपल यू विल गेट इन योर एनसीईआरटी बुक। एग्जांपल आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। इतना आपको करना है इन दिस क्वेश्चन कि इमल्सन होता क्या है। क्वेश्चन इज देयर, इमल्सन, व्हाट इज इमल्सन, देयर डिफरेंट टाइप, एग्जांपल ऑफ ईच। नाउ हाउ डू इमल्सिफायर स्टेबलाइज द इमल्सन, नेम टू इमल्सिफायर करा है स्टेप इमल्सिफायर। अब इमल्सिफायर यहाँ अलग नाम से दे दिया है। यस्टरडे आई हैड इन्फॉर्म्ड यू इमल्सिफाइंग एजेंट, कल मैंने आपको नाम बताया था इमल्सिफाइंग एजेंट, आज इसका नाम दिया इमल्सिफायर। तो इमल्सिफाइंग एजेंट और इमल्सिफायर दोनों सेम है। पूछ रहा है कि इमल्सिफायर कैसे स्टेबलाइज करता है, क्वेश्चन इज आस्किंग। तो कल मैंने बतलाया था कि हियर द इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर्म एन इंटरफेसियल फिल्म बिटवीन द सस्पेंडेड पार्टिकल एंड द मीडियम। यहाँ पे है, इतना ही आपको लिखना है। दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है कि हाउ डू इमल्सिफायर स्टेबलाइज द इमल्सन, इमल्सिफायर इमल्सन को स्टेबलाइज कैसे करता है, तो आपको ये लिखना है कि इमल्सिफाइंग एजेंट और इमल्सिफायर फॉर्म एन इंटरफेसियल, ठीक है, फिल्म बिटवीन सस्पेंडेड पार्टिकल एंड द मीडियम, बस खत्म। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कह रहा है कि नेम टू इमल्सिफायर, दो इमल्सिफायर का नाम बताइए। तो आपको पर्टिकुलर लिखना है emulsifying agent for OW type emulsion, protein, gum, naturals and synthetic soap। और फिर नेक्स्ट है emulsifying agent for WO type, that is heavy metal of salt fatty acid, long chain of alcohol and lamp black। आपको ये अपने सॉल्यूशन कॉपी में पूरा लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है, तो वहाँ पे पर्टिकुलर कहे कि OW टाइप वाले का ही बताइए या WO टाइप वाले का ही बताइए। फॉर दैट टाइम यू नीड टू राइट बोथ, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज नॉट सेइंग कि WO OW, तो आप कोई भी दो लिख सकते हैं, एनी टू, बट फॉर योर फ्यूचर सिक्योरिटी प्लीज राइट
both separately. For emulsifying agent for OW type, this, and emulsifying agent for WO type, this. So maybe particular question will be there in your competitive examination कि which one is the emulsifying agent for OW type. तो वहां पे कोई confusion ना हो. Next, now question number 5.17 is over. 5.818 अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, so 5.818 कर दीजिएगा. 5.19 is already over. होमोजीनस और हेट्रोजीनस कैटालिसिस आपको बताया गया था विथ एग्जांपल, तो यहाँ पे केवल लिखना है 4 एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनस कैटालिसिस. हेट्रोजीनस कैटालिसिस का 5-6 एग्जांपल आपको दिया गया, केवल 4 यहाँ पे लिखना है, दैट इज रिएक्शन. नेक्स्ट 5.12 आपको 20 नहीं बतलाया गया है. 5.21 नहीं पढ़ाया गया है, जो आपके सिलेबस से हट चुका है. 5.22 आपके सिलेबस से हट चुका है. तो 20, 21, 22 इज नाउ नॉट इन योर सिलेबस एंड अभी आपको पढ़ाया नहीं गया, तो अभी आप ये करेंगे भी नहीं. ठीक है. नाउ 5.23 फॉलोइंग टर्म एक्सप्लेन करना है. सारे टर्म की हेडिंग के साथ आपके पास है. इलेक्ट्रोफोरेसिस, कोगुलेशन, डायलिसिस, टिम्बलिक. नेक्स्ट, गिव 4 यूज ऑफ इमल्सन. तो जो लास्ट आपका पेजेस है एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स, इसमें देख लीजिएगा इमल्सन का 4 यूज लिखना है. इमल्सन पेंट में होता है, इमल्सन जो होती है दवाओं में होती है, तो चेक कर लीजिएगा. नेक्स्ट 5.25 भी आपको नहीं पढ़ाया गया है, मिसल वगैरह. सो 5-6 क्वेश्चन जो आपके सिलेबस से टॉपिक हट गया है उससे रिलेटेड है, वो आपको ठीक है नहीं पढ़ाया गया तो नहीं करना, पढ़ाया गया है तो आपको करना है. नेक्स्ट 5.26 एक्सप्लेन द टर्म विद सुटेबल एग्जांपल. तो ये भी आपको बताया गया. एल्कोसॉल जब आपको फिजिकल स्टेट के बेसिस बताया तभी आपको बता दिया गया था एल्कोसॉल व्हेन द डीएम इज अल्कोहल. एक्वासॉल और हाइड्रोसॉल व्हेन द डीएम इज वाटर. सो यहाँ पे क्या क्या दिया है चेक कर लीजिए. एल्कोसॉल व्हेन द डीएम इज, केवल डीएम लिखना है, व्हेन द डीएम इज अल्कोहल. एरोसॉल, एरोसॉल में तो आपको 2 कंडीशन है, व्हेन डीएम इज गैस एंड डीपी इज सॉल्युबल लिक्विड. एंड नेक्स्ट हाइड्रोसॉल व्हेन डीएम इज वाटर. नाउ द लास्ट वन को ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए. बल्कि इफ यू हैव योर पेन पेपर देन प्लीज नोट इट डाउन. Last question is saying कि comment on the statement. You need to write 2, 3 line, 4 line on this statement in the favor of this statement that colloid is not a substance. मतलब colloid कोई substance नहीं होता है. colloid is a state of substance. state of substance का मतलब physical state मत समझिएगा. don't think कि physical state है. colloid is not a substance but a state of substance. colloid जो होता है substance नहीं होता है, it is a state of substance. तो आपको क्या लिखना है, associated वाला information, associated colloid का, कि yes, colloid is not a particular substance, it is a state of substance because as we can see in associated colloid, जैसे हम associated colloid में देख सकते हैं, when concentration is low then same substance is act as electrolyte, but when concentration is increases then same substance is act as colloidal solution. मतलब substance वही है, जब concentration कम है तो वो वर्क कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट का. when concentration is high then act as colloidal solution. तो substance तो वही है. so हम ये नहीं कह सकते कि means it is exceptional one कि colloid is not a substance, क्योंकि colloid के डिफिनेशन में लिखवाएगा इट मे बी अ सिंगल पार्टिकल और इट मे बी अ ग्रुप ऑफ पार्टिकल. तो इट इज नॉट अ सब्सटेंस, इट इज अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस. फॉर एग्जांपल आप क्या लिखेंगे फिर से सुन लीजिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर. यू विल राइट यस colloid is not a substance but a state of substance because when we will see the we will see the associated colloid, then in this the same substance is there but at low concentration it act as electrolyte and at high concentration it act as colloidal solution. So substance is not going to be changed but their behavior is going to be changed. So state of substance का मतलब है behavioral change, not physical change. So I think it is